डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है वैलिडेशन ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन। इसमें हम ये समझेंगे कि हम स्टीम स्टरलाइजेशन प्रोसेस का वैलिडेशन किस तरह से करते हैं, स्टरलाइजर्स हम किस किस तरह से क्वालिफाई करते हैं, क्या क्या टेस्ट करने होते हैं हमें, तो इसकी हम प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन, कि स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देन टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देन प्रीरिक्विजिट्स ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन और पैरामीटर्स या टेस्ट टू बी डन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वैलिडेशन। सो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला गाइडेंस है वैलिडेशन ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन साइकिल्स टेक्निकल मोनोग्राफ ISPE का गाइडेंस है ये, जिसमें वैलिडेशन किस तरह से करना है हमने स्टीम स्टरलाइजेशन का वो लिखा हुआ है। दूसरा है प्रोसेस वैलिडेशन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये HPFBI कनाडा की गाइडलाइंस है, जिसमें आपका स्टरलाइजेशन का वैलिडेशन किस तरह से करना है उसके बारे में दिया हुआ है। HTM 2010 HMSO ये हेल्थ टेक्निकल मेमोरेंडम का एक गाइडेंस है, जिसमें स्टीम स्टरलाइजेशन के वैलिडेशन के बारे में मेंशन्ड है। और उसके अलावा EU की गाइडेंस है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एनेक्चर 1, जिसमें स्टीम स्टरलाइजेशन के एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। और एक आर्टिकल है प्रैक्टिकल गाइड टू ऑटोक्लेव वैलिडेशन रेमंड जी लीव्स का। इसके अलावा और भी बहुत सारी गाइडेंसेस है, मैंने यहाँ पे केवल कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस को पुल अप किया है आप लोगों के लिए। आप चाहिए तो और भी ब्राउज करके और चेक कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन, कि हम स्टीम स्टरलाइजेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगह पे ये स्टीम स्टरलाइजेशन अप्लाई होता है। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स में स्टेराइल प्रिपरेशन की जो फार्मास्यूटिकल का जो पार्ट होता है स्टेराइल प्रिपरेशंस का, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टीम स्टरलाइजर का। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के प्रिपरेशंस के लिए जो स्टेराइल गारमेंट्स चाहिए होते हैं या स्टेराइल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं या स्टेराइल सर्जिकल्स चाहिए होते हैं, तो उसमें भी स्टरलाइजर्स का यूज़ होता है। देन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में मीडिया स्टरलाइजेशन के लिए, गारमेंट्स स्टरलाइजेशन के लिए और डिफरेंट ग्लासवेयर स्टरलाइजेशन के लिए भी ऑटोक्लेव का यूज़ होता है। देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी स्टरलाइजर का यूज़ होता है, स्टीम स्टरलाइजर का। देन डेयरी इंडस्ट्री में भी आपका स्टीम स्टरलाइजर का बहुत वाइटल यूज़ होता है। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन की, कि स्टरलाइजेशन किस किस टाइप के होते हैं। तो स्टीम स्टरलाइजेशन एक होता है जिसमें हम सैचुरेटेड स्टीम से स्टरलाइजेशन करते हैं, उसको स्टीम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। देन होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें स्टीम से नहीं ड्राई एयर के द्वारा हम स्टरलाइजेशन करते हैं, तो उसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें आपके एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे आर्टिकल्स को ट्रीट किया जाता है, तो उसके हिसाब से स्टरलाइजेशन होता है। इसमें जनरली जब हम टनल्स वगैरह की बात करते हैं, तो टनल्स में बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, अराउंड 280-300 डिग्री जो भी वैलिडेटेड टेम्परेचर है वो मेंटेन करके, और उसमें स्टरलाइजेशन होता है। देन स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, तो जैसा आप लोगों ने इंजेक्शन सेक्शंस में या स्टेराइल प्रिपरेशन सेक्शंस में देखा होगा कि जब हम बैच बना लेते हैं, तो बैच बनाने के बाद में उसको फिल्ट्रेशन करते हैं 0.22 माइक्रोन के फिल्टर से। तो वो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, जिससे हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके अपर स्ट्रीम पे रिटेन हो जाते हैं और डाउन स्ट्रीम में जो है वो स्टेराइल फिल्ट्रेट निकल जाता है। देन ETO स्टरलाइजेशन, तो ये भी असल में आपके सिरिंजेस या स्टेराइल आर्टिकल्स वगैरह के स्टरलाइजेशन के लिए बहुत वाइडली यूज़ होता है। और रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ये भी सिरिंजेस वगैरह और आपके मटेरियल्स के स्टरलाइजेशन के लिए रेडिएशन स्टरलाइजेशन बहुत वाइडली यूज़ होता है। देन प्रीरिक्विजिट्स ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन, कि अगर हमने स्टीम स्टरलाइजेशन का अगर वैलिडेशन करना है तो हमें प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो पहले इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन स्टीम स्टरलाइजर का जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो IQ में हम लोग क्या करते हैं,
IQ में जो भी आपके मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं या जो उसके एक्सटर्नल डायमेंशंस होते हैं या जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं। जो हमें ऑटोक्लेव जो हमें कैलिब्रेट करने होते हैं, जो कंपोनेंट्स उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में करनी होती है। और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में एक एक करके जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम चला के देखते हैं कि वो ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से जो फंक्शन उसका हमने मेंशन किया है या मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर स्विच जो है इस फंक्शन के लिए है, तो उससे वो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में वेरीफाई करते हैं। देन ऑल द टेक्निकल स्टाफ एंड ऑपरेटर्स शैल बी ट्रेन्ड फॉर वैलिडेशन। तो जितने भी मेरे टेक्निकल स्टाफ है, जो भी स्टाफ मेंबर है जो वैलिडेशन में हिस्सा लेंगे, जो वैलिडेशन की साइकिल रन करेंगे और जो इसको मॉनिटर करेंगे, और जो ऑपरेटर्स जो स्टीम स्टरलाइजर को चलाएंगे या लोड करेंगे, तो इन सारे लोगों को स्टीम स्टरलाइजेशन के वैलिडेशन की ट्रेनिंग, थॉरो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है और किस किस तरह से करना है। देन ऑल द मेजरिंग डिवाइसेस एंड सेंसर्स यूज्ड फॉर वैलिडेशन शैल बी कैलिब्रेटेड। तो जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस मेरे होते हैं, आप उसको RTD प्रोब्स कह लीजिए, सेंसर्स कह लीजिए, या स्टॉप वॉच हुआ, या और भी कोई मेजरिंग डिवाइसेस जो कैलिब्रेटर है, डाटा लॉगर्स है, तो ये सारे हमारे पास में प्री कैलिब्रेटेड होने चाहिए हमारा स्टीम स्टरलाइजेशन का वैलिडेशन चालू होने से पहले, और इसका वेरिफिकेशन हमने करना चाहिए। देन ऑल द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स शैल बी क्वालिफाइड फॉर स्पोर पॉपुलेशंस। तो जो भी मेरे बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, जैसे कि हमें पता है स्टीम स्टरलाइजेशन में हम जियोबैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस के एम्प्यूल्स या स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है हमारे पास में एडिक्वेटली अवेलेबल होना चाहिए। इसकी जो मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है वो हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, हमने उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, और इसको हमने टेस्ट भी करना होता है कि जो स्पोर पॉपुलेशन जितनी सर्टिफिकेट में लिखी हुई है उसी के अराउंड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले करनी होती है। देन प्योर स्टीम, जो प्योर स्टीम हमारी ऑटोक्लेव वैलिडेशन के लिए लगती है या ऑटोक्लेव स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, उसका प्री क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो इसमें इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम स्टीम प्योर स्टीम के करते हैं, जिसमें सुपर रेटेड रहता है, नॉन कंडेंसेबल गैसेज होता है। तो ये सारे टेस्ट हमने पहले से ही परफॉर्म करके प्योर स्टीम को क्वालिफाई करके रखना होता है। और हमारी ड्राफ्ट SOP जो है स्टीम स्टरलाइजेशन प्रोसेस की, वो हमारे पास में रेडी होना चाहिए, जिसको हम वेरीफाई करने वाले हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में। देन स्टीम स्टरलाइजेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो वैल्यूज के बारे में समझना होगा, D वैल्यू और F0 वैल्यू। तो D वैल्यू क्या होती है? D वैल्यू टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज D वैल्यू। इसको हम लॉग रिडक्शन भी बोलते हैं। तो अगर मैं समझाने के लिए अगर आपको बताऊं कि अगर जैसे मेरे किसी भी आर्टिकल में अगर 1000 स्पोर्स है या 1000 ऑर्गेनिजम्स है, और मैं अगर उसकी D वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो जो भी टाइम मेरे को लगेगा 1000 ऑर्गेनिज्म से 100 ऑर्गेनिज्म तक के लाने में, उस टाइम को हम D वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम लॉग रिडक्शन भी बोलते हैं। देन F0 वैल्यू। F0 वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? टाइम इन मिनट फॉर स्पेसिफाइड टेम्परेचर that gives the same lethality as at 121 डिग्री सेंटीग्रेड in 1 minute। तो अगर इसको हम सीधे शब्दों में समझेंगे F0 वैल्यू को, तो किसी भी टेम्परेचर पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट कितना हमारा इफेक्ट आता है, कि यानी जैसे अगर 119 डिग्री पे अगर हम स्टरलाइज करेंगे तो वो 121 डिग्री के कितना इक्विवेलेंट रहेगा, 0.7, 0.8, 0.9। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम F0 वैल्यू बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टरलाइजेशन साइकिल, कि हम स्टरलाइजेशन साइकिल को कैसे डेवलप करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक बायोबर्डन अप्रोच है और एक ओवरकिल अप्रोच है। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों किस किस तरह से काम करते हैं। इन द बोथ द अप्रोचेस इट इज इंश्योर्ड दैट स्टर्लिटी एश्योरेंस लेवल ऑफ 1 × 10⁻⁶ इज अचीव्ड। तो हमें स्टरलाइजेशन लेवल कहाँ तक के अचीव करना होता है? 1 तक के नहीं, 1 से भी 10⁻⁻⁶, यानी 0.00001 CFU तक के हमने स्टरलाइजेशन लेवल
अचीव करना होता है। तो आइए हम इसको एक कोई एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम इसको डेवलप करते हैं। सपोज कर लीजिए बायोबर्डन अप्रोच की हम पहले बात करेंगे कि मेरा इनिशियल बायोलोड है वो 135 CFU है, तो हम इसका लॉग निकाल लेंगे। लॉग ऑफ 134 CFU क्या होगा, 2.13 होगा। देन इसके अलावा हमें एडिशनल, जैसा हमें पिछली स्लाइड में देखा था कि एडिशनल 6 लॉग रिडक्शन हमने करना होता है। तो 6 लॉग रिडक्शन के बाद में हम जैसा हम बात कर रहे थे 0.000001 CFU तक के हम स्टरलाइजेशन करेंगे। तो टोटल लॉग रिडक्शन कितना हो गया, 134 CFU को रिड्यूस करने के लिए 2.13 चाहिए था, और उसके अलावा और एडिशनल हमें 6 लॉग रिडक्शन चाहिए। तो 6 + 2.13, तो हमारा कितना हो गया, 8.13 लॉग रिडक्शन हमें चाहिए अगर मेरा बायोलोड 134 CFU के अराउंड है। तो अब हम डी वैल्यू की बात करेंगे कि डी वैल्यू हमारी जो सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए वो जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस है। तो जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस के लिए डी वैल्यू 2 मिनट के अराउंड होती है। हम वर्स्ट केस अगर पकड़ लेते हैं 2.5 मिनट, तो साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, फिर साइकिल टाइम = 8.13 जो हमें लॉग रिडक्शन चाहिए इंटू 2.5 मिनट जो इसकी डी वैल्यू है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20.32 मिनट्स आएगा। तो अगर मेरा 134 CFU अगर बायोलोड है तो मेरे को स्टरलाइजेशन साइकिल टाइम जो है वो 20.32 मिनट्स चाहिए होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ओवरकिल अप्रोच की। कि ओवरकिल अप्रोच हम किस तरह से डेवलप करते हैं। ओवरकिल अप्रोच में हम ये मान के चलते हैं कि बायोबर्डन जो है किसी भी आर्टिकल के ऊपर 1 मिलियन CFU का बायोबर्डन है, तो उसको हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे। तो 1 मिलियन का अगर हम लॉग रिडक्शन अगर देखेंगे तो 1 मिलियन का लॉग अगर हम निकालेंगे तो वो 6 लॉग होता है, और 1 CFU के बाद में हमें एडिशनल 6 लॉग चाहिए होता है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे 6 लॉग + 6 लॉग तो 12 लॉग रिडक्शन होगा। तो 12 × 2.5 अगर हम करते हैं तो ये 30 मिनट्स आता है। तो ओवरकिल अप्रोच में जब हम जाते हैं तो ओवरकिल अप्रोच में हमारा साइकिल का टाइम जो होता है 30 मिनट्स होता है। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि जहाँ पे हमें स्टरलाइजेशन किसी भी आर्टिकल को अगर ओवर स्टरलाइज करने में अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है तो उसको हम 30 मिनट की साइकिल चलाते हैं। तो वो 30 मिनट की साइकिल जो हम चलाते हैं वो इसी बेसिस पे चलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इसमें पैरामीटर्स टू बी डन इन वैलिडेशन की कौन से टेस्ट हम इस वैलिडेशन में स्टीम स्टरलाइजेशन के वैलिडेशन में करेंगे। तो पहला टेस्ट है वैक्यूम टेस्ट, दूसरा टेस्ट है एयर रिमूवल टेस्ट या बोविडिक टेस्ट, थर्ड है हीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी, और फोर्थ एंड फाइनल है हीट पेनिट्रेशन स्टडी जो मिनिमम और मैक्सिमम लोड पे हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वैक्यूम टेस्ट की। हम वैक्यूम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, चैम्बर में पहले हम -0.8 बार का वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम होल्ड करते हैं 10 मिनट तक के। 10 मिनट तक के होल्ड करने के बाद में जो हमारा वैक्यूम अचीव हुआ है उसमें से जो प्रेशर ड्रॉप है 10 मिनट के बाद में वो 1.3 मिली बार पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो हम वैक्यूम टेस्ट में हमारा चैम्बर पास हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एयर रिमूवल टेस्ट या बोविडिक टेस्ट की। तो बोविडिक किट हम इसमें यूज़ करते हैं एयर रिमूवल टेस्ट में। तो बोविडिक किट जो है वो हम ड्रेन ट्रैप के पास में रख देते हैं और साइकिल जो है मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के हिसाब से रन करते हैं, और जैसे ही ये साइकिल हमारी पूरी होती है तो उसके बाद में हम अपनी किट निकाल लेते हैं और उसकी जो शीट्स होती है जिसका कलर चेंज होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करते हैं। तो जनरली जब कंप्लीट एयर रिमूवल होता है तो उसमें ब्लैकिश कलर आता है जनरली। तो आइए हम इसकी कुछ पिक्चर्स भी देखते हैं कि किस तरह से ये चेंज होता है। तो सबसे पहले वाला जो शीट है वो अनप्रोसेस्ड येलो कलर का लगा हुआ है। देन जो एकदम एयर रिमूवल जिसमें परफेक्ट होता है तो वो पास करके बीच में उसका इमेज है, और थर्ड इमेज है जिसमें आपका पार्शियली एयर रिमूवल हुआ है, कंप्लीट एयर रिमूवल नहीं हुआ है, तो बीच बीच में जो है वो येलो पैचेस आ गए हैं, तो ये कंप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये इसके इमेजेस है। देन
हम बात करेंगे हीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की, या एम्प्टी चैम्बर स्टडी भी बोलते हैं इसको। तो इसमें मिनिमम हमने 3 साइकिल चलानी होती है, और 3 साइकिल में हर साइकिल में हमने मिनिमम 12 प्रोब्स फिक्स करनी होती है। एक सेंसर जो है हमें ड्रेन ट्रैप के पास में लगाना होता है, और स्लो टू हीट पॉइंट हमने हीट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में डिटरमाइन करना होता है। अगर चैम्बर का वॉल्यूम जो है अगर 1000 लीटर से ज़्यादा है तो 12 से ज़्यादा प्रोब भी लगा सकते हैं। 1000 लीटर से कम है तो जनरली लोग 12 प्रोब फिक्स करते हैं। देन टेम्परेचर लॉगिंग जो हमने इसमें करनी होती है अपनी साइकिल्स के लिए, वो 30 सेकंड के इंटरवल पे करनी होती है। और जो हमने प्रोब्स लगाई है पूरे चैम्बर के अंदर, उसका एक हमने 3 डायमेंशनल पिक्चर बना के, जहाँ पे हमने प्रोब्स भी इंडिकेट करनी होती है कि प्रोब्स कहाँ कहाँ लगाई है, वो हमने डायग्राम बना के और अपने पास में प्रिजर्व करना होता है, जो फाइनली फिर आपके वैलिडेशन रिपोर्ट का पार्ट बनता है। तो इस तरह से हम हीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। और जो हमारा रन टाइम होता है 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का, जो भी रन टाइम है, वो रन टाइम पे हम साइकिल रन करते हैं, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, और उसमें स्लो टू हीट पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है जिसमें सबसे स्लोली हीट हो रहा है और सबसे कम टेम्परेचर रहता है उसमें। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर की इमेजेस है जो हम हीट पेनिट्रेशन में यूज़ करते हैं या लोडेड चैम्बर में यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला जो पिक्चर है वो आपका अनयूज्ड बायोलॉजिकल इंडिकेटर का है, और सेकंड पिक्चर में आपको 3 इमेजेस दिखाई हुई है। तो इसमें जो येलो कलर है, जिसमें अनस्टरलाइज्ड एम्प्यूल अगर होता है, तो जिसमें कंप्लीट स्टरलाइजेशन नहीं हो पाता है तो येलो कलर का हो जाता है, और जहाँ पे कंप्लीट स्टरलाइज हो जाता है तो वहाँ पे वायलेट कलर ही रहता है। ये कलर या ग्रोथ के अलग अलग मेजरमेंट्स हो सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के होते हैं, एक ऊपर होता है। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल आपके समझने के लिए लगाया है। देन हीट पेनिट्रेशन स्टडी कैसे करते हैं हम, हीट पेनिट्रेशन साइकिल्स या हीट पेनिट्रेशन स्टडी हम कैसे करते हैं। तो हीट पेनिट्रेशन में भी 3 साइकिल्स हमें हर तरह के लोड के लिए लेनी होती है। अगर मेरा पोरस लोड है तो पोरस लोड के लिए, हाफ लोड के लिए 3 साइकिल मुझे लेनी पड़ेगी, फुल लोड के लिए पोरस में 3 साइकिल लेनी पड़ेगी। अगर मेरा सॉलिड लोड है या मीडिया लोड है तो 3 साइकिल जो है वो हाफ लोड के लिए लेनी पड़ेगी, 3 साइकिल जो है वो फुल लोड के लिए लेनी पड़ेगी। अगर गारमेंट लोड है या कोई किसी और तरह का लोड है तो उसके लिए भी हाफ लोड और फुल लोड हमने डिसाइड करना होता है कि हम इसमें हाफ लोड क्या रखेंगे और फुल लोड क्या रखेंगे, और उस हिसाब से हमने लोड करना होता है। लोड करने के बाद में हमने पूरे लोड में प्रोब्स फिक्स करनी होती है अलग अलग लोकेशंस पे, और प्रोब फिक्स करने के बाद में एक प्रोब जो है ड्रेन ट्रैप के पास में होनी चाहिए, और एक प्रोब जो है आइडेंटिफाइड कोल्ड स्पॉट जो हम एम्प्टी चैम्बर स्टडी में आइडेंटिफाई करते हैं उसमें लगी हुई होनी चाहिए। और बायोलॉजिकल इंडिकेटर जिसमें 1 मिलियन स्पोर्स होते हैं वो हर प्रोब के साथ में हमें रखना है, ताकि हमें पता चले कि टेम्परेचर स्टडी एज वेल एज बायोलॉजिकल स्टडी में क्या रिजल्ट्स आते हैं। और फिर हमें हर तरह के लोड की 3 साइकिल्स लेनी होती है, और 3 साइकिल में फिर हमें पता करना होता है कि क्या कंडीशंस है। देन F0 वैल्यू कैलकुलेशन, ये F0 वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर से है कि F0 इज इक्वल टू D121 इन ब्रैकेट log N0 माइनस log N। इसमें D121 जो होता है वो आपके रेफरेंस स्पोर्स की D वैल्यू होती है, log N0 जो होती है इनिशियल नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका लॉग होता है, और log N जो है जो फाइनल नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बचते हैं स्टरलाइजेशन के बाद में, ये वो होता है। तो ये जनरली ये 0 होता है, कैलकुलेशन के लिए हम इसको 1 लेते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम F0 वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसका सेकंड तरीका जो है F0 वैल्यू कैलकुलेशन का, वो टेम्परेचर प्रोफाइलिंग से है, जो हम आगे समझेंगे। इसमें जो इक्वेशन हम यूज करते हैं डेल्टा टी इज टू समेशन 10 टू द पावर t माइनस 121.1 डिवाइडेड बाई z। इसमें डेल्टा टी जो है वो टाइम इंटरवल है, 2 रीडिंग्स जो हम नोट करते हैं उसके बीच का टाइम इंटरवल है। जनरली ये लोग 30 सेकेंड्स रखते हैं, उससे कम भी चाहिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन लोग जनरली 30 सेकेंड रखते हैं, 30 सेकेंड से ऊपर हम नहीं रख सकते। देन टी जो है वो करंट टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट
इन डिग्री सेंटीग्रेड एट टाइम टी, कि हर टाइम पॉइंट पे जो हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टी है, और 121.1 जो है ये रेफरेंस टेम्परेचर है, और Z वैल्यू जो है स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 10 होती है, तो कैलकुलेशन में यहाँ पे 10 लगेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट की जो F0 वैल्यू है वो आ जाएगी। तो फिर इसका जब हम समेशन कर लेते हैं तो हमें पूरी साइकिल की F0 वैल्यू मिल जाती है। देन इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना होता है। प्रोटोकॉल फॉर वैलिडेशन शैल बी प्रिपेयर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है हमारी कि जब भी हम कोई वैलिडेशन एक्टिविटी करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल पहले हमारे पास में तैयार होना चाहिए। देन कैलिब्रेशन रिपोर्ट ऑफ द सेंसर शैल बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। हमारे पास में कैलिब्रेशन रिपोर्ट जो है सेंसर्स की अवेलेबल होना चाहिए और रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए। ऑल द प्रिंटआउट्स ऑफ द साइकिल शैल बी रन इनक्लोज्ड अलोंग विद द रिपोर्ट। तो जितनी भी मेरी एम्प्टी चैम्बर साइकिल में जितनी एम्प्टी चैम्बर साइकिल्स की 3 साइकिल्स और लोडेड में हाफ लोड फुल लोड की 3 साइकिल्स और उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोड की 3 साइकिल्स, ये सारों के प्रिंटआउट्स जो है वेरीफाइड रिपोर्ट के साथ में इनक्लोज होने चाहिए। देन बायोलॉजिकल इंडिकेटर का अपना इन हाउस COA एज वेल एज मैन्युफैक्चरर COA ये रिपोर्ट के साथ में लगता है। देन पिक्चर्स ऑफ लोडिंग पैटर्न शैल बी इनक्लोज्ड विद वैलिडेशन रिपोर्ट, कि यानी जो हमारा लोडिंग पैटर्न होता है, जो इमेजेस हमने 3 डायमेंशनल इमेजेस एम्प्टी चैम्बर स्टडी में और आपके लोडेड चैम्बर स्टडी में हाफ लोड फुल लोड की बनाई हुई है, वो इमेजेस जो है आपके इसके साथ में वैलिडेशन रिपोर्ट के साथ में इनक्लोज होती है। देन बोविडिक शीट्स जो हमारी यूज़ हुई है, बोविडिक शीट्स भी इसके साथ में इनक्लोज होती है रिपोर्ट के साथ में। और केमिकल इंडिकेटर्स जो हमारे रिकवर हुए हैं, स्टीम क्लोज इंडिकेटर या सिग्नल लॉक इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स हमने इसमें से रिकवर किए हैं, वो इंडिकेटर्स आपको कलेक्ट करके और लेबल करके रिपोर्ट के साथ में इनक्लोज करने होते हैं। देन रूटीन यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव, ये तो हमने वैलिडेशन कर लिया। वैलिडेशन करने के बाद में जो रूटीन यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में जानेंगे। पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोडिंग पैटर्न शैल बी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी हमने पिक्चर्स वैलिडेशन के टाइम पे बनाई थी, जो लोडिंग पैटर्न डिसाइड किए थे, जो हमने डिस्क्राइब किए थे, वो केवल वैलिडेशन रिपोर्ट में ही नहीं रहेगी, उसकी एक कॉपी जो है या उसको हमने ट्रांसक्राइब करना है अपने इंस्ट्रक्शंस में। इंस्ट्रक्शंस बोला तो SOP में का पार्ट भी ये हो सकता है कि SOP में हमने लिख लिया कि हमारे हाफ लोड में क्या क्या चीज़ें रखनी होगी, कैसी रखनी होगी, कैसे रखने के लिए इमेज रहेगी और क्या क्या रखना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन रहेगा। देन ऑल द आर्टिकल्स इन द ऑटोक्लेव शैल बी लोडेड एज पर वैलिडेटेड साइकिल्स। तो जो हम इमेजेस लगाते हैं इसके साथ में, तो उन इमेजेस के हिसाब से ही हमें लोडिंग ऑटोक्लेव की करनी चाहिए। जैसे हम वैलिडेशन साइकिल में जैसे लोडिंग करते हैं उसी तरह से हमारी रूटीन साइकिल में भी लोडिंग होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा वैलिडेशन का एक्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि अगर लोडिंग पैटर्न चेंज हो जाता है या लोड चेंज हो जाते हैं तो जो हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं उसका कोई एश्योरेंस नहीं रहता है कि वो प्रॉपरली होगा या नहीं होगा। ऑटोक्लेव शैल बी रन एज पर द टाइम ऑफ वैलिडेटेड साइकिल। तो जो हमने वैलिडेशन साइकिल में जितने टाइम के लिए ऑटोक्लेव चलाया, अगर 20 मिनट्स चलाया तो हमें 20 मिनट्स चलाना है। अगर मीडिया की साइकिल हमने 15 मिनट्स चलाई है तो 15 मिनट्स चलाना है। अगर कोई साइकिल हमने 35 मिनट्स चलाई है तो हम रूटीन में भी 35 मिनट्स ही चलाएंगे। देन केमिकल एंड स्टीम इंडिकेटर शैल बी यूज्ड इन ईच लोड फॉर रूटीन मॉनिटरिंग। सो ये हमारा रूटीन प्रैक्टिस होता है कि जब भी हमारा ऑटोक्लेव की साइकिल हम चलाते हैं तो हम स्टीम क्लॉक्स इंडिकेटर या सिग्नल लॉक इंडिकेटर, इस तरह के इंडिकेटर जो है लोड में रखते हैं, जिसका यानी कंप्लीट ऑटोक्लेव होने के बाद में हमें ये पता चलता है कि उसका अगर कलर चेंज हो गया तो ऑटोक्लेव साइकिल हमारी प्रॉपर चली है या नहीं चली है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंटेशन था स्टीम वैलिडेशन ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन साइकिल्स के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप और लोगों से भी शेयर करें ताकि उसको सभी लोगों को इनका फ़ायदा हो सके। और अगर अभी तक के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।